नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुनीता उपाध्याय, हरित बुलेटिन पेपर की संपादक हूँ और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन उपज की उत्तर प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष हूँ। आप सभी का मैं नमस्कार करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ, खास तौर से गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस का और योगी सरकार का, जिन्होंने ये जो दावा किया था कि पत्रकार को अपनी पत्रकारिता करने से रोकने वालों पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें कर्म का निर्वाह करने से कोई नहीं रोक सकता। महिलाओं की सुरक्षा का योगी सरकार ध्यान देगा। इन सब वादों को पूरा करते हुए नजर आया योगी सरकार और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट और खास तौर से हमारे शालीमार गार्डन की डीसीपी सलोनी अग्रवाल, जिन्होंने बहुत ही तत्परता से एक महिला पत्रकार की उत्पीड़न को समझा और तत्काल ही उस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त धाराएं लगाते हुए उन पे एफआईआर दर्ज की। इसलिए मैं योगी सरकार और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट और शालीमार गार्डन डीसीपी सलोनी अग्रवाल जी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे दबंगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कठोर कदम उठाया, जिसकी वजह से उन दबंगों द्वारा पूरे प्रशासन को घेरा जा रहा है और बदनाम भी किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 8 तारीख का ये मामला है, मेरे साथ हुआ था। 8 तारीख को दिल्ली चुनाव का ओपनिंग आया, उसी को कवर करते हुए मैं दिल्ली गई थी कवर करने के लिए और दिल्ली से कवर करते हुए मैं लगभग 7 बजे के लगभग मैं उधर से शालीमार गार्डन मेन में आई, जहां पे पंजाबी ढाबा नामक रेस्टोरेंट चलता है, जिनकी खबरें ऑलरेडी हमने चला रखी थी 2024 में। पहली कंप्लेन और पहली खबर मेरी थी 15/10/2024 को, जिसके शिकायत पे 4/11/2024 को अधिकारियों द्वारा वहां पर परीक्षण किया गया और वहां पे मौके वारदात पे महेंद्र सिंह जो फूड इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां निरीक्षण किया। मुझे भी बुलाया कि आप भी मैडम आइए, क्योंकि यहाँ दबंगों ने कुछ उनके साथ बदतमीजियां की थी, लेकिन मैं उस समय यहाँ न होकर कहीं और थी। तो मैंने कहा सर आप अपना देख लीजिए जो भी है, उसके बाद मैं फिर कभी जाऊंगी और आपसे मिलूंगी। ये कहते हुए मैंने अपना फोन काटा। महेंद्र प्रताप सिंह जो फूड इंस्पेक्टर हैं, शालीमार गार्डन देखते हैं, उन्होंने अपना निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो उन्होंने कमियां पाई वो जरा मैं आपको फोकस लगाती हूँ। खाद्य निरीक्षण में खाद्य अधिकारी ने ये चीजें लगाई हैं। खाद्य परीक्षण की दीवारें गंदी हैं, किचन गंदा है, नाले के ऊपर मिट्टी और खुली है, मिट्टी जमी हुई है और नाला खुला हुआ है, उसी पर खाना भी बन रहा है। खाद्य पदार्थों की खुली हुई होने की वजह से मक्खियां भिनभिना रही हैं। पानी का भी इस्तेमाल दूषित किया जा रहा है, यानी कि मिनरल वाटर कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। जिस खाने को बनाया जाता है मिनरल वाटर कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। और उसमें जो भी सामग्री डाली जा रही है, जैसे नमक, मसाले, मिर्च जो भी है, बहुत ही निम्न क्वालिटी के थे जो कि उसमें डाले जाते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में, जनता के शरीर में, जो वहां से खाना लेंगे उनके शरीर में बहुत ही बीमारियों का खतरा है।
जिससे बीमारियों का प्रबल आवेश हो सकता है। सभी बर्तनों में गंदगी और उस पे मट्टी, धूल मिट्टी जमी हुई है, जिससे जिसमें खाना बनाया जा रहा है, जिन बर्तनों में खाना बनाया जा रहा है उसमें धूल मिट्टी भी जमी है और ढेर सारी गंदगी है, यानी कि यूं ही धोकर खाना उसी में बना दिया जाता है। वहां पे जितने भी कार्यरत कर्मी हैं उनके कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं, जो सर्व करने वाले हैं, जो कोई भी हैं, जितने 25-30 जितने भी कर्मी हैं उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, जबकि मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं और हमें कोई बीमारी है तो हम छींक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे जरिए उस खाने में जाने के अंदेशे होते हैं। और जिस जिसके पास वो खाना पहुंचेगा, चाहे वो सब्जी हो, चाहे रोटी हो, चाहे आटा गूंथते समय, वो बीमारियां उनके पास भी पहुंच सकती हैं। इसलिए हर रेस्टोरेंट में मेडिकल रिपोर्ट उन कर्मियों का लगाना अनिवार्य होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं था। खाद्य पदार्थ कंट्रोल करने के लिए कोई उपकरण नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी कोई होटल होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है तो आग लगने के चांस बहुत होते हैं। उसे कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड होता है। जैसे आप देखते होंगे छोटे छोटे सिलेंडर टाइप के होते हैं, जिससे कि अगर आग लग जाता है तो तुरंत उससे बुझाया जा सकता है। लेकिन वहां पे ऐसा कोई उपकरण एक भी नहीं, जबकि वहां पे दो तीन साइड में दुकानें चल रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा उपकरण नहीं पाया गया जिससे कि कोई इमरजेंसी ऐसा हो जाए तो हम बुझा सकें। कुल मिला के सारे नियमों की धज्जियां पंजाबी ढाबा में उड़ाई जा रही थी। ये आज से नहीं, ये काफी दिनों से, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। सभी लोग, जहां आप होटल में जाएंगे तो 200 की सब्जी मिलेगी, 150 की मिलेगी, यहाँ पे 50 रुपए की मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि खर्चे तो इनको है ही नहीं, ये तो सिर्फ दबंगई से चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे पंजाबी ढाबा चलता है वो सरदार सिंह भाटी, जो कि भाजपा के गाजियाबाद के पूर्व मेयर थे, पूर्व 3 बार के 2 बार के पार्षद भी रह चुके हैं। उसी जस्ट बगल में ही उनकी ऑफिस है, जहां पे सभी दबंग लोग बैठते हैं। अब हम बताते हैं सरदार सिंह भाटी है कौन। नहीं, एक बात और, हाँ, एक ये कंप्लेन लगी थी तो यहाँ निरीक्षण किया था इन लोगों ने, जांच करके ये लगाई। उसके बाद फिर एक बार हम गए, चालान, इनके चालान कटे और इनको कोर्ट में पेशी किया गया कि इन चीजों का उल्लंघन आपने किया। फिर हमने निरीक्षण एक बार और किया, वहां पे हम घूमते फिरते जब भी आते थे एक चक्कर लगाते थे कि हाँ, हमारी खबरों पर असर कितना हुआ है। 17/12/2024 को हमने वहां देखा वही स्थिति, वही सेम स्थिति, वही गंदगी, कोई परिवर्तन नहीं। फिर हमने खबर भी लगाई, फिर हमने कंप्लेन भी डाली। उसका फिर 19/12/2024 को निरीक्षण किया गया, फिर वहां से शायद उनके चालान भी कटे होंगे, फिर वहां से यही चीजें लगा के फिर रिपीट किया गया। इतना हो गया अधिकारियों का भ्रमण। पहली बार जब अधिकारी गए, नहीं, दूसरी बार जब अधिकारी गए, जांच करने गए, वहां पे वहां 3 पार्षद हैं, कालीचरण पहलवान, रवि भाटी, एक और पार्षद है। जो 3 पार्षद हैं वो सरदार सिंह भाटी, जो कि पूर्व भाजपा मेयर रहे हैं, उन्हीं के सारे हैं और एक ही ऑफिस से सभी अपना काम करते हैं। वही ऑफिस में सभी अपना बैठते हैं और 2 4 5 लोग पहुंच भी जाते हैं। इन लोगों ने सेम उसी तरह ऐसा ही किया कि जब चेकिंग करने के लिए अधिकारी गए तो सारे के सारे मिल के उनको धमकाने के इरादे से उन्हें घेर लिए, सब कुछ किए। उन्होंने मुझे फोन किया, मैडम ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं नहीं जा पाई थी। चलिए, वो अधिकारियों की बात थी, उन्होंने लिस्ट लगाई, उन्होंने कानूनन अपनी कार्रवाई कर दी। अब रही बात मेरी, ये चीजें होने के बाद फिर उधर मेरा जाना कम ही होता था, मैं दूसरी साइड से निकल जाती थी। 8 तारीख की बात है, 8/2
2025 चुनाव का कवर करके मैं आ रही थी। कवर करने के दौरान उधर से मेरी नजर पड़ी, सेम वही स्थिति, कोई परिवर्तन नहीं, सेम जो चीजें अब थी सो चीजें तब हो, सेम वही स्थिति। मुझे लगा ये तो कोई परिवर्तन नहीं, इतना सब कुछ हुआ, कोई परिवर्तन नहीं। सभी लोग मुझसे कहते भी थे, खबर चलाई आपने, कोई तो असर तो पड़ा नहीं, वो तो ऐसे ही चल रहा है। मैंने कहा सही बात है, हमारा तो काम खबर चलाने से ही है ना, हम खबर ही चला सकते हैं, हमारी क्षमता ही क्या है, काम करना तो अधिकारियों का काम है। फिर मैंने थोड़ा सा गाड़ी पे ही बैठे बैठे फोटो क्लिक करने की कोशिश की। मैंने फोटो क्लिक किया, थोड़ी सी वीडियो, तब से उनके लड़के ने आगे पीछे मुझे फोटो खींचने से मना किया। जहां तक मुझे अंदेशा है, इतने के दौरान ही इन्होंने अपनी पूरी टीम को इकट्ठी कर ली। मेरे फोटो खींचने के तुरंत मैं जहां, क्योंकि मैंने चाबी निकाली भी नहीं थी, मैंने गाड़ी बंद भी नहीं की थी, स्टार्ट होते होते ही मैंने फोटो खींच और खींचने से फिर स्टार्ट करके निकलने को ही, निकलते देर मैंने स्टार्ट ही किया था कि सभी लोगों ने, कम से कम 25 से 30 लोग, सरदार सिंह भाटी, कालीचरण पहलवान, रवि भाटी और भी बहुत सारे, मैं तो नाम ही बहुत कोई नहीं जानते, सभी ने मुझे पीछे से, वो भी नहीं आगे आके गाड़ियों से मुझे रोक दिया और कहा चाबी निकालो, चाबी निकालो, लाइट बंद करो, गाड़ी बंद करो। मैंने कहा क्यों मैं बंद करूं, मेरी गाड़ी, मेरी चाबी, मैं बैठी हूं, मैं क्यों बंद करूं, मैं नहीं बंद करूंगी। उन्होंने कहा गाड़ी आगे एक साइड लगाओ, हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे भाई, मुझे जाना है, मैं क्यों फोटो बनाया, क्यों वीडियो बनाया। मैंने कहा मेरा काम है, मैं तो फोटो भी बनाऊंगी, वीडियो भी बनाऊंगी। नहीं, फोटो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। तब से दुकानदार, इसने मेरा इतना नुकसान किया, इसने मेरा इतना नुकसान किया, और इसने ऐसे किया वैसे किया, ये इतना चालान कटा हुआ। तब से सदा भाटी, यानी कि सब लोग तरह तरह के, कोई कहता है कि इस गरीब को मारते हो, किस गरीबों को मारते रहते हो, जैसे तरह तरह के, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि जिस स्थिति में मैं, मुझे 1 घंटे तक इन लोगों ने रोक के रखा, चौतरफा मुझे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है। 1 घंटे तक मुझे लगभग बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैं अकेली हूँ लेडीज, उस दौरान कोई भी लेडीज मेरे आसपास नहीं थी। मुझे अंदर से डर लगा कि ये दबंग है, क्योंकि इनके बारे में हमने सुन भी रखा था, इनके खिलाफ कोई आता है तो ये मरवाते हैं, मरवाने के साथ साथ ये केस भी दर्ज करते हैं, करवाते हैं। ये दबंग लोग हैं, ये अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं। दूसरी चीज, भाजपा का इनको सपोर्ट मिलता है। इन लोगों ने तरह तरह से मुझे उस समय से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैं रोई नहीं। क्यों नहीं रोई, मुझे लगा मैं रोऊंगी तो शायद मैं ढीली पड़ जाऊंगी, लोगों की नजर में मैं कमजोर हो जाऊंगी। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं दबंग बन के, मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे, मैं तो जाऊंगी। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने, मैंने कहा 112 पे मैं फोन करूंगी। मैंने फोन करने की बड़ी कोशिश की, मेरे से फोन नहीं लगा। इन लोगों को लगा कि ये तो फोन करेगी, उससे पहले ही शायद किसी ने फोन कर दिया, मेरे मोबाइल से फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर एक पत्रकार बंधु थे, वो भी मेरे आगे आए, उनके सामने भी मैंने सारी बातें रखी। बताओ, मेरा खबर चला, मेरी चीजें हुई, आप लोग को इतना क्यों बुरा लग रहा है, आप तरीके से हो जाओ। मैं तो खबर चलाऊंगी, मैं तो कंप्लेन करूंगी। भाई वो तो जनता भी कर सकती, मैंने बार बार कहा, मैं क्या, जनता भी कर सकती है, कोई भी चाहे तो। अब तो सरकार, योगी सरकार ने ऐसे ऑप्शन डाल दिया, ऐसे ऐप कर दिए कि जनता भी कोई चीज देखेगी तो फोटो खींचेगी और कंप्लेन कर देगी, वहां अधिकारी आएंगे, आपका चालान करेंगे, तो चालान तो बार बार करेंगे। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी चीजों को ही बदल दो, जिन चीजों से आपकी शिकायत हो रही है उन चीजों को सुरक्षित कर दो ना, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन सभी ने बहुत टार्चर किया। फिर मैंने दुकानदार से पूछा, भैया एक बात बताओ, मैंने क्या किया, क्या मैंने आपको धमकी दी, क्या मैंने आपसे पैसे लिए। दुकानदार हचकिचा गया, क्योंकि भाई ना तो मैंने धमकी दी थी, ना मैंने पैसे लिए, वो बोलेगा कहां से। नहीं नहीं, लेकिन आपने चालान तो मेरा करवाया, आपने तो मेरा चालान करवाया, बार बार अधिकारी आते थे, चालान करके जाते थे। मैंने कहा कौन अधिकारी आता था,
कंप्लेन तो मैंने एक बार की है। अधिकारी कितनी बार आ गया? 3 बार आया, 4 बार आया। कौन अधिकारी? अरे अधिकारियों का नाम मैं कैसे भला ले लूँ? ये बातें वो कहता रहा। फिर मैंने कहा बताओ मेरा क्या खबर चलाना गुनाह हो गया कि मेरा कंप्लेन करना गुनाह हो गया? भाई गुनाह तो आपका है जो इतनी गलतियां कर रहे हो, ऐसे मेरे रेस्टोरेंट चला रहे हो। उसके बाद 112 आई, फिर उन्होंने कहा, उस सरदार भाटी के सामने कहा कि अच्छा आप फोटो वीडियो बनाना चाह रहे हो, आप फोटो वीडियो बना लो। मैंने कहा फोटो वीडियो भैया क्या बनाऊं, ये तो कूड़े उठवा लिए। इतना दबाव डाला है इन लोगों ने तो मुझे टार्चर में ही व्यस्त कर दिया। फिर भी मैंने थोड़े बहुत बनाए, कोई बात नहीं मेरे इतने से काम हो जाए। मैं आगे बढ़ी। मैं बढ़ने ही वाली थी तब से सरदार सिंह भाटी बड़े वेग में बड़े वेग में आए। पहले तो 112 वाले पर तेज से बचे। आप कह रहे हो वीडियो बना लो, फोटो बना लो, आप फोटो वीडियो बनवाओगे? उसके बाद अपने पंजाबी ढाबा के बंदे को बोले, ऐसा है कोई ना उठाना कूड़ा, कभी ना उठाना कूड़ा, यही पड़ा रहेगा, हमेशा पड़ा रहेगा। देखता हूँ कौन अधिकारी आता है चालान करता, देखता हूँ ये कैसे आती है, फोटो खींचती है, वीडियो बनाती है, देखता हूँ इसकी हिम्मत हो जाएगी फोटो। इस फिर मेरी तरफ देखते हुए कह रहे हैं, आज के बाद अगर इधर से गुजर गई तो तुझे मरवा डालूंगा। पता है 100 औरतों को बुलवाऊंगा, यही छोटा घिस के मरवाऊंगा, मेरा नाम भी नहीं आएगा, तुझे मरवा दूंगा, मेरा नाम भी नहीं आएगा, कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही मुझे रुलाई आया, क्योंकि मैं गाड़ी पर तब इतने देर तक मैं गाड़ी पर ही थी, क्योंकि मैं उसमें कई सिचुएशन आए, मैं बार बार गाड़ी स्टार्ट करने जा रही हूँ, बार बार ये मुझे घेर ले रहे हैं, बार बार मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, बार बार ये मुझे घेर ले रहे हैं। तो फिर जाके मुझे गुस्सा, फिर मैं साइड होके गाड़ी लगा के फिर वही 112 वाले और एक अपने पत्रकार साथी थे उनके पास पहुंची। मैंने बोला अब बताओ क्या ये तरीका है खबर रोकने का, क्या ये तरीका है कंप्लेन रोकने का? क्या मैं इतनी हल्की हूँ कि मेरी खबर रोक देंगे, मुझे धमकी दे देंगे? अब तो मैं नहीं मानूंगी, अब तो मैं और भी कंप्लेन करूंगी, अभी एक कंप्लेन करती थी अब 7 करूंगी, इनके सारे ठिकाने पर करूंगी, देखूं ये कितनी जान से मुझे मार ही देते हैं। मैं अब जान से मरने को ही तैयार हूँ, मार लीजिए मुझे। मैं ऐसे कहते हुए रोने लगी। 112 वाले ने, उस समय पत्रकार थे, उन्होंने कहा मैडम अब बात मुझे लग रहा है ज्यादा ही बड़ी है, आप तुरंत जाओ पहले कानूनी प्रक्रिया करो, मुझे भी कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। वहीं से मैं आगे बढ़ गई और मैं आकर तुरंत मैंने थाने, पहले तो ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे किया, उसके बाद ईमेल पे ही सब जगह कमिश्नर से लेके डीजी से लेके हर जगह मैंने कंप्लेन अपनी ऑनलाइन ही दौड़ा दी, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव था, उस दिन रात हो गई थी। सुबह मुझे दिल्ली में फिर सबके इंटरव्यू लेने जाने थे, तो समय नहीं था। फिर वहां से इंटरव्यू लेके मैं दूसरे दिन फिर थाना शालीमार गार्डन में गई, अपना शिकायत मैंने रखा, वहीं पर बैठे बैठे बनाया। मुझे क्योंकि मेरे साथ जो वारदात हुई थी मुझे उसमें मिर्च मसाला तो लगाना नहीं था, मैंने सेम वैसे ही बनाया दिया। लेकिन 3 दिन लगभग काफी दिन तक 5 6 7 दिन तक थाने वाले घुमाते रहे। मैं ये नहीं कहूंगी थाने वाले ने सपोर्ट किया, उनकी तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। चौकी इंचार्ज साहब भी कोई सपोर्ट नहीं किए, वो बार बार मुझे ही प्रेशर करते रह गए कि आप वहां गई ही क्यों, आप वहां रुकी ही क्यों, आपको रुकना ही क्यों था? मैं बार बार कहती थी क्यों, सड़क था, सड़क पर तो मैं रुकूंगी, क्यों ना रुकूंगी? लेकिन प्रेशर बनाया। फिर जब लास्ट मोमेंट में मैंने देखा कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने फोन किया, कमिश्नर साहब ने कहा आप मैडम डीसीपी मैम से मिल लीजिए। मैंने निमिष पाटिल सर से भी, तहसीलदार डीसीपी सर से भी बात की तो उन्होंने भी यही सलाह दी। फिर मैं एसीपी मैम सलोनी अग्रवाल से मिली, सलोनी अग्रवाल जी से मैंने अपनी सारी व्यथा कही कि मैम आप बताइए क्या हम पत्रकार अब खबर भी न चलाएं, क्या हम सिर्फ जी हजूरी करें? इनकी अच्छी अच्छी खबर चलाएंगे तो अच्छी बात है, ये पेड़ लगाते हैं तो हम खबर चलाते हैं, इनके बर्थडे होते हैं तो हम खबर चलाते हैं, तो क्या जनता ने कहा कि इनके द्वारा ये गलत कार्य किया जा रहा है तो हम न चलाएं? अगर वो चलाते हैं तो क्या ये हमें जान से मारने की धमकी देंगे? मैंने यहाँ तक कहा कि मैम आप ही के यहाँ जन सुनवाई हो रही है, अगर कोई बाहर का कोई जनता ये कहता है कि मैडम ने सुनवाई मेरी नहीं की, मैडम 4 साल से मुझे दौड़ा रही, तो वो भी मैं वीडियो बना के चला सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, क्या फिर आप उसके लिए मुझे सजा देंगे?
मैम ने कहा नहीं, आपकी पत्रकारिता है, आप करोगी, रास्ता वो है, उसी रास्ते से गुजरोगी, इसमें कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप उस रास्ते से नहीं इस रास्ते से जाओ। उन्होंने मुझे समझाया भी, तुरंत मेरी सुनवाई की, मैंने अपना जो बात था वो लिखवाया, सारी चीजें की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ। ये तो रहा सरकार द्वारा न्याय, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा न्याय, ये अच्छी बात है, मैंने उनका आभार भी प्रकट किया। इसमें अहम रोल में हमारे उपज संगठन के पदाधिकारी थे, जो मेरी एक एक एक्टिविटी को देखते थे और मेरे संपर्क में थे कि आपके साथ कोई गलत ना हो, हम लोग आपके साथ हैं, आप हताश करते ही ना हो ना। और वो अधिकारियों के टच में भी बराबर लगे रहे कि अधिकारी उसको क्या कर रहे हैं, कैसे मुंह दे रहे हैं, कैसे मोड़ दे रहे हैं। उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आज मेरे संगठन इसलिए करते हैं, हर पत्रकार को एक संगठन के साथ जरूर होना चाहिए। आज मेरा उपज संगठन आज मेरे साथ था, हो सकता है इसलिए मुझे न्याय मिल पाया, नहीं तो शायद मैं अकेले दर बदर भटकती। तो उसके बाद ये हुआ, जब इनको एफआईआर का पता चला, एफआईआर हो गया, क्योंकि ये बीजेपी के नेता हैं, दबंग नेता हैं, अपने आप को पावरफुल समझते हैं, इन्होंने थाने को ही घेरने की साजिश रची, जबकि यहाँ पे 144 धारा लगी है ऑलरेडी। ये जो त्योहार थे इनकी वजह से 144 धाराएं लगाई गई थी, और जिसमें कम से कम लोगों की एक साथ समूह होना निर्धारित किया गया था। उसके बावजूद 17 तारीख को सरदार सिंह भाटी और कालीचरण पहलवान, रवि भाटी और भी एक पार्षद, नाम नहीं याद आ रहा, और 150-200 खरीदे हुए बंदे, लोकल कोई बंदा नहीं, उनमें से लोकल एक भी नेता बीजेपी का नहीं, कोई नहीं, खरीदे हुए सारे बंदे, खरीदे हुए सारे व्यापारी लेकर नौटंकी करते हुए थाने का घेराव इन्होंने किया। खुद तो बाल मुड़वाया नहीं, खुद तो दाढ़ी बनवाई नहीं, लेकिन पैसे देकर किसी और के बाल मुड़वाए, किसी और के दाढ़ी बनवाई, और टार्चर किया पुलिस को कि या तो आप एफआईआर वापस लीजिए। पहली मांग उनकी ये थी कि उनका एफआईआर वापस लिया जाए, और दूसरी मांग ये थी कि सुनीता उपाध्याय पर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो उन्होंने खूब जमकर 3 घंटे तक बवाल काटा, 144 धारा लगने के बावजूद भी। उसके बाद एसएचओ ने उन्हें समझा बुझाकर कि हाँ, हम आपके एफआईआर वापस लेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे, कह के वापस कर दिया। उन्होंने कई तरह के मुझ पे इल्जाम भी लगाए, भरे पब्लिक में मुझ पे कई छींटे भी जैसे, बहुत कुछ कहा, मेरा अपमान किया, मुझे रंगदारी के केस में फंसाने की साजिश भी रची, बहुत कुछ हुआ। इन्होंने अपने खरीदे हुए पत्रकारों से, क्योंकि आजकल पत्रकार के भी 2 वर्ग हो गए हैं, एक पत्रकार होते हैं जो कि अपने काम पे फोकस रखते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञापन चाहिए, उनका वही रोजी रोटी है, उन्हें कोई और जरिया नहीं है कमाने का, अपना परिवार चलाने का, उनका सहारा मात्र विज्ञापन होता है, जो कि इन्हीं नेताओं के जरिए आता है, इन नेताओं के जरिए ही उन्हें विज्ञापन मिलता है। तो उनकी जी हजूरी वो नहीं करेंगे तो भला क्या करेंगे, क्योंकि अगर उनकी खबर नहीं चलेगी तो शायद उनके विज्ञापन रुक जाएंगे। इसलिए मेरे पेपर में कभी किसी भी नेता का आज तक विज्ञापन नहीं लगा। व्यापारियों का भले लगता है, मैं नेताओं का विज्ञापन नहीं लगाती, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस नेता का आप विज्ञापन लगा देते हो वो नेता आपको दबा के ही रखेगा। तो भैया हमें दब के नहीं रहना, हमें दहाड़ के काम करना है। तो कुछ ऐसे ही पत्रकार थे, कुछ ऐसे ही संपादक थे जिनके पेपर विज्ञापनों से ही चलते हैं, उन्होंने खबर भी चलाई, उसमें मुझे भी छीटाकशी की। वो तो बात की बात है कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, उसकी भी बात रखूंगी कि बिना वर्जन, क्योंकि पत्रकारों का एक रूल होता है, पक्ष विपक्ष और उससे रिलेटेड अधिकारी,
इन तीनों बयानों को लेकर हमारी खबर कंप्लीट होती है। कभी भी एक पक्षी बातों को रख के हम खबर को, अगर विवादित खबर है तो नहीं चला सकते। हमारा ऐसा करना हमारे पत्रकारिता के विरोध में है। लेकिन जिन पत्रकारों ने ऐसा किया है कि मेरी राय भी नहीं जानी, पुलिस का वर्जन भी नहीं लिया और सरदार सिंह भाटी के दबाव में आकर 5,000 रुपए लेकर उन्होंने खबर को चलाया है, उनकी जवाबदेही कोर्ट में होगी। तो ये रही हमारी पूरी कहानी। अब सरदार सिंह भाटी और उनके और लोग बराबर अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, अपने पूरे बीजेपी होने का फायदा उठा रहे हैं, ऊपर से दबाव डाल रहे हैं गाजियाबाद कमिश्नरेट को कि सुनीता उपाध्याय पे मुकदमा किया जाए और हमारा मुकदमा वापस लिया जाए। रही बात उनके मुकदमे की, तो एक मुकदमा हो जाने के बाद जो नए कानून आए हैं उसमें मुकदमा कोई वापस होता नहीं है, वो डायरेक्ट कोर्ट से ही होता है। ये चीजें सबको पता है। मेरे ऊपर मुकदमा करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं रंगदारी का। लेकिन कल मैंने निमिष पाटिल जी से, जो डीसीपी हैं हमारे ट्रांसेंडर के, उनसे मिली, डीएम सर से भी मिलूंगी और कमिश्नर सर से भी मिलूंगी, एसीपी मैम से भी मिलूंगी, सबको अपना ज्ञापन दूंगी। वैसे मैं मौखिक ज्ञापन दे रही हूँ कि अगर 10,000 की रंगदारी का इन्होंने आरोप लगाया है तो 10,000 की रंगदारी किसी न किसी जरिए इनको पेश करनी पड़ेगी कि हाँ, ओरल में हमने या तो ऑडियो क्लिपिंग में हमारी 10,000 की रंगदारी मांगी गई हो, या वीडियो वो दिखा दे कि इन्होंने 10,000 मुझे दिया या मैंने मांगा। उस दिन चौराहे पर कौन ऐसा मूर्ख पत्रकार है 8 बजे रात को किसी से पैसे लेगा? कोई पत्रकार क्या इतना मूर्ख होता है कि अगर उसे पैसे लेना होगा, रंगदारी करनी होगी तो भरे चौराहे में करेगा? अरे कम से कम उसके अंदर तो जाएगा, बैठेगा एकांत में ही पैसे लेगा। इतना तो सेंस हर एक पत्रकार रखेगा। लेकिन वहां के नजदीकी एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज देख लिए जाएं और पूरा पता कर लिया जाए कि क्या मैं गाड़ी से उतरी भी हूं। गाड़ी से उतरना तो दूर की बात है, मेरी गाड़ी की लाइट तक से जल रही थी, मेरी गाड़ी में चाबी तक से लगे पड़े थे, क्योंकि मैं बार बार चलने की तैयारी कर रही हूँ, बार बार ये रोक रहे हैं, बार बार मैं चलने की तैयारी कर रही हूँ। वहां पे 3-4 मोड़ आए, मैं कई बार जाने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से मुझे रोक लिया जा रहा था। वहां मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। भाई आगे ही घेर रखा था तो मैं आगे बढ़ूंगी कैसे? उड़ा के बढ़ूंगी? सोचने वाली बात है। तो अब यही है योगी सरकार से और पुलिस कमिश्नरेट से कि इतना साथ दिया मुझे न्याय लड़ने के लिए। एक न्याय की लड़ाई और है, आपसे रिक्वेस्ट है। रंगदारी का आरोप लगाया है, आरोप तो कोई भी किसी को कुछ भी लगा सकता है, लेकिन जब तक सबूत न मिले, जब तक ऑडियो या वीडियो क्लिपिंग न मिले, तब तक कोई भी कानूनी कार्रवाई हमारे खिलाफ न की जाए। क्योंकि आज तक पंजाबी ढाबा का नंबर नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं। रवि भाटी, सरदार भाटी, कालीचरण पहलवान से मुझसे तो 2 साल हुए बात किए, इनसे मैं क्या बात करूंगी? हाँ, खबर चलाती हूँ, दबा के चलाती हूँ, चलाती रहूंगी। एक बात और, अभी पंजाबी ढाबा का चलाया है, आगे पूरे वार्ड 37 का चलाऊंगी। जहां जहां इनके काले कारनामे हैं सारे उजागर करूंगी। इनके बहुत काले कारनामे हैं, एक दो काले कारनामे नहीं है, इन पे तो एफआईआरों की सही लिस्ट है। बहुत एफआईआर हुए हैं, 5-6 मुकदमे हैं, साहिबाबाद में है, शाहदरा में, बहुत हैं। वो तो प्रशासन को हमने दे दिया, प्रशासन उसकी जांच करेगी, मैं क्या बोलूं। लेकिन सुनीता उपाध्याय वो पत्रकार है, कहीं भी डरेगी नहीं, कहीं भी दबेगी नहीं, खुल के खबर चलाती है और चलाती रहेगी।
जहां तक सरदार भाटी ने एक चीज और कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये किसी के दबाव में आके, किसी के कहने पे आके करी, तो मैं आपको बता दूं, जिस पे आप इशारा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मैंने दबा के खबर चलाई है, उनके विरोध में भी मैंने खबर चलाई है। लेकिन आप जैसे वो निर्लज्ज नहीं कि गलत भी करें और मारने को भी तैयार हो। जो गलत करता है वो झुक जाता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, क्षमा याचना करता है, ठीक है। लेकिन सरदार सिंह भाटी जी, आप जो जो कर्म कर रहे हो, इसकी कहीं भी कोई भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर मेरे पर क्रॉस केस भी बना लोगे फिर भी कोई क्षमा नहीं मिलेगी। आप अपनी लड़ाई लड़ोगे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, कहीं से हार नहीं मानूंगी। आप ही नहीं, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। अगर मैं गलत नहीं रहूंगी, मैं खबरों के जरिए जनता के समझ सारे चीजों को लाती रहूंगी। जनता अगर मेरे साथ है तो ठीक है, नहीं है तो भी कलम तो है मेरे साथ, मैं अपनी आवाज को बुलंद करती रहूंगी। अब एक चीज और, मुझे अपने पत्रकार बंधुओं से, मुझे पत्रकार संगठन से, और मुझे सोशल वर्करों से, और मुझे राजनीतिक पार्टियों से एक आग्रह है, जो भी हमारे साथ, हमारे न्याय में, क्योंकि ये महिला पत्रकार के साथ बहुत बड़ी लड़ाई है। यहाँ मेरी लड़ाई एक ऐसे दबंग नेता से है जिन्होंने कईयों को मार के कटवा के फेंक भी दिया है और उसका पता भी नहीं चला कि मरवाया किसने है। FIR भी दर्ज की है, झूठे झूठे आरोप लगाकर बहुत टार्चर करते हैं ये लोग, मुझे भी कर रहे हैं। रात दिन 1:30 बजे रात तक मैं टार्चर हो रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का साथ मुझे चाहिए। मेरी इस लड़ाई में, मेरी इस मुहिम में जो भी मेरा साथ दे, प्लीज मुझसे संपर्क करें और मेरे साथ होने का वादा करें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, शायद अंजाम आगे बहुत कुछ हो सकता है। मेरे मन में डर है, इन चीजों को लेकर डर है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पति, वही रास्ता हमारा दिल्ली आने जाने का है, मैं उसी रास्ते से आऊंगी जाऊंगी। महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो रहा है, मेरे मन में डर है, मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो। मैं शासन प्रशासन से भी और आप लोगों से भी आग्रह करती हूँ, मेरा साथ दीजिए। इस लड़ाई में लड़ने के लिए मुझे आप सभी के साथ की भरपूर जरूरत है। प्रशासन से मेरी एक विनती है, कहीं भी क्रॉस केस मत बनाना प्लीज, किसी भी दबाव में मत आ पाना, क्योंकि ये दबंग है, लेकिन न्याय आप करना। ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार पूरी की पूरी इनके साथ, इन्होंने ध्यान ना दिया, लेकिन लोकल कोई नेता नहीं थे इनके साथ, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। बस आप लोगों से मेरी यही विनती है, मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ न्याय करवाइए। मैं इनसे दबंग बन के लड़ूंगी, कहीं झुकूंगी नहीं। अकेली औरत हूँ, मैं अकेले घर की पत्रकार हूँ, मेरे घर में पत्रकारिता के पेशे में कोई नहीं है जो इस पेशे को समझे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय